जय हिंद साथियों। आज हिंदी परिमार्जन की कक्षा में हम लोग कर्मधारय समास को देखेंगे। इसके पहले हम लोग अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास पढ़ चुके हैं। जो लोग न देखे हों तो उस कक्षा को देख लेंगे। आइए चलते हैं कर्मधारय समास पर। कर्मधारय समास का जो अर्थ होता है, कर्म अर्थात गुणों को धारण करने वाला, ये कर्मधारय का अर्थ होता है कि जो कर्म अर्थात गुण को धारण कर ले वही कर्मधारय समास है। साथियों, कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का ही उपभेद है। ये पहले भी चर्चा हो चुकी है। क्योंकि तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और कर्मधारय समास में भी दूसरा पद प्रधान होता है और द्विगु समास में भी दूसरा पद प्रधान होता है। तो ध्यान दें कि तत्पुरुष समास का उपभेद कर्मधारय समास और कर्मधारय का उपभेद द्विगु समास है। तो हम लोग आज कर्मधारय समास ही पढ़ेंगे। तो कर्मधारय समास की परिभाषा कह लीजिए तो उसमें कि एक पद विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है और जो विशेष्य होता है वही प्रधान होता है। क्योंकि विशेष्य की ही विशेषता विशेषण कहलाती है कि जो विशेष्य की विशेषता बतलाए वही विशेषण है। तो एक पद उसमें होता है विशेषण और दूसरा होता है विशेष्य, दूसरा विशेष्य वही, और जो विशेष्य है वही प्रधान होता है। जो विशेष्य होता है वही प्रधान होता है, माने दूसरा पद प्रधान होता है। द्विगु समास में देखेंगे तो इस समास में भी दूसरा पद ही प्रधान होता है। इसकी परिभाषा इसी रूप में याद रखें कि इसका जो पहला पद होता है वो संख्यावाची विशेषण होता है। संख्यावाची विशेषण, इस रूप में देखें। ऐसे भी परिभाषा इसकी मिलती है कि जिस समास का पहला पद संख्यावाची है उसे द्विगु समास कहते हैं। आसान है। तो द्विगु समास का पहला पद क्या होता है? संख्यावाची विशेषण होता है और इसका जो उत्तर पद यानी बाद का पद होता है वह संज्ञा, सर्वनाम आदि हो सकता है। कर्मधारय समास को तीन भागों में हम लोग बांटकर इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि इसको यदि तीन पार्ट में कि एक तो जैसे गुणवाचक विशेषण और दूसरा उपमान उपमेय और तीसरा उपमेय उपमान, और एक और इसकी विशेषता, एक और भाग इसको कह सकते हैं कि जिसमें दोनों पद विशेषण हो। बहुत कम उदाहरण मिलते हैं लेकिन ऐसे भी उदाहरण मिल जाते हैं एक आध कि जिसके दोनों पद विशेषण हो। देखें, इसको हम लोग कर्मधारय समास को देख लेते हैं। इसको तीन भागों में बांटकर अच्छी तरह से। एक तो गुणवाचक विशेषण, इसको तीन भागों में बांटकर देख रहे हैं हम लोग। तीन तरह समझेंगे। एक गुणवाचक विशेषण माने जिसका पहला पद क्या हो? गुणवाचक विशेषण हो। पहला पद गुणवाचक विशेषण हो। इसको इस रूप में देखेंगे।
गुणवाचक विशेषण में के उदाहरण देख लें कि पहला पद गुणवाचक विशेषण हो। जैसे इसको एक वाक्य के माध्यम से पहले समझ लेते हैं, फिर इसको उदाहरणों के द्वारा हम समझेंगे कि नील कमल खिल गया। इस उदाहरण को देखें कि नील कमल खिल गया। देखिए कि पहला पद जो है गुणवाचक विशेषण होता है, तो ये जो नील शब्द है ये क्या है? गुणवाचक विशेषण। और ये कमल की विशेषता बतला रहा है कि वो कैसा है? नीला। एक तो इस तरह के समासों को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप कैसा लगा कर समझेंगे। कैसा के माध्यम, जैसे कमल कैसा, तो नीला, कमल कैसा? नीला। और वाक्य है कि नील कमल खिल गया, नील कमल खिल गया। तो ऐसे भी देखें कि कौन खिल गया या क्या खिल गया, तो कमल खिला, माने ये दूसरा पद है और यही प्रधान भी है। अब इसको उदाहरणों के माध्यम से देखते हैं हम लोग कि उदाहरण के तौर पर यदि देखा जाए तो सद्बुद्धि, दुर्बुद्धि, महात्मा, सद्बुद्धि, सद्बुद्धि, सद्बुद्धि। सद अच्छा, अब बुद्धि, जिसकी बुद्धि अच्छी हो तो सद्बुद्धि। तो सद है जो बुद्धि, इसका विग्रह हम लोग करेंगे है जो लगाकर। क्या है जो सद्बुद्धि, इसका जब विग्रह करेंगे तो यही सद जो है सत हो जाएगा। तो सत है जो बुद्धि। ठीक, एक और उदाहरण देखें, अल्पेक्ष। अल्पेक्ष अल्प है जिसकी इच्छा, अल्प है जो इच्छा, अल्प है जिसकी इच्छा, अल्प है जिसकी इच्छा। या अल्प है जो इच्छ, ऐसे भी कर सकते हैं। तो अल्प है जिसकी इच्छा। एक ले लें महात्मा। महात्मा विग्रह होगा इसका, एक तो महान, दूसरा आत्मा। महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा। एक और देखें, महासागर। महासागर, महान है जो सागर, इस तरह से हो जाएगा। एक और, तीव्र बुद्धि, मंद बुद्धि, मंदाग्नि। मंदाग्नि को देख लेते हैं, मंदाग्नि विग्रह होगा मंद है जो अग्नि, मंद है जो अग्नि। मंद है जो अग्नि। बहुत सारे उदाहरण हैं, तो सारे उदाहरणों को तो बताया नहीं जा सकता। अब इसका दूसरा जो भेद है उसको हम लोग देखेंगे कि एक तो हुआ कि गुणवाचक विशेषण, दूसरा उपमान उपमेय। उपमान
उपमेय। कहने का मतलब कि जिसका पहला पद उपमान हो और दूसरा पद उपमेय हो। अगर ऐसा सामासिक पद मिल रहा है तो उसमें उपमा अलंकार भी होता है। उपमा अलंकार, उपमा। और उपमा अलंकार में समानता बताई जाती है। तो आप देखेंगे कि पहले तो उपमान और उपमेय को समझ लेते हैं। उपमान और उपमेय को देखेंगे। पहले तो उपमान क्या होता है और उपमेय क्या होता है इसको अच्छी तरह से समझ लें। उसके बाद देखें, एक उदाहरण के माध्यम से देख लें कि चंद्रमुख, चंद्रमुख। इसमें देखें कि पहला पद चंद्र है और दूसरा मुख। अब चंद्र जो शब्द है ये प्रकृति की चीज़ है। तो ये प्रकृति की चीज़ें उपमान होती हैं। उपमान याद रखना पड़ेगा आपको। कभी इसको इस तरह से अगर समझ लेंगे तो कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है। एक लाइन में समझ लें कि जो प्रकृति से जुड़ी चीज़ें होती हैं, प्रकृति प्रदत्त होती हैं, वही उपमान होती हैं। और जो मानव जनित होती हैं या मानव से जुड़ी होती हैं या मानव के अंगों से होती हैं, वो उपमेय होती हैं। चूँकि उपमेय की ही तुलना उपमान से की जाती है। तो चंद्रमा जो है प्रकृति है और यही उपमान होगा। वहीं मुख को देखें तो मुख मनुष्य या मानव से जुड़ी है, इसलिए यह उपमेय होगा। उपमेय, यह उपमान और उपमेय है। जब हम उपमान को उपमेय से समानता बतलाते हैं तो हाँ, अलंकार की दृष्टि से देखेंगे तो उपमा अलंकार भी होता है। अब इसी को हम लोग एक एक उदाहरण या दो चार उदाहरण इसके देख लेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उदाहरण के माध्यम से इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखें कि चंद्रमुख खिल गया। एक वाक्य देखें कि चंद्रमुख खिल गया। इस वाक्य को ले लें। देखें, ये चंद्र जो है प्रकृति प्रदत्त है और मुख मानव से जुड़ी है। तो पहला पद क्या होना चाहिए? उपमान। तो प्रकृति से जुड़ी चीज़ है ये उपमान, और मुख जो है ये मानव से जुड़ी है, इसलिए यह इस सामासिक पद में उपमा अलंकार होगा। और इसको उदाहरणों के द्वारा हम लोग देखते हैं कि इसके कैसे उदाहरण को हम विग्रह करेंगे, इसके सामासिक पदों को कैसे विग्रह करेंगे, तो उसको देख लेते हैं कि मृगनयनी, मृगनयनी। देखें इसको, इसका विग्रह क्या हो सकता है? प्रायः लोग इसका विग्रह ऐसे कर देते हैं, मृग के समान नयनों वाली। बहुत कर देते हैं, बहुत किताबों में भी हमने देखा है, लेकिन वास्तव में ये गलत है। इसका सटीक जो विग्रह होगा वो मृग के नयनों के समान
नैनो वाली, मृग के नैनों के समान नैनो वाली, ये सटीक होगा। मृग के नयनों के समान नैनो वाली, मृग के नैनों के समान नैनो वाली, ये इसका सटीक विग्रह है। लेकिन हमने बहुत देखा है, किताबों में भी दे रखा है कि मृगनयनी का जो विग्रह है वो मृग के समान नैनो वाली। अब देखें एक कनकलता, कनक लता, देखें कनक क्या है, प्रकृति प्रदत्त, लता एक ना 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 ये उदाहरण नहीं आएगा। दूसरा उदाहरण देखें, चंद्रवदन, चंद्रवदन, चंद्रमा के समान वदन, चंद्रवदन, चंद्रमा के समान वदन। और देखें पाषाण हृदय, पाषाण हृदय, पाषाण हृदय, विग्रह होगा पाषाण के समान हृदय, के समान करके आएगा। और एक उदाहरण देखें, कमल नयन, कमल नयन, कमल नयन, विग्रह क्या होगा, कमल के समान नयन। माने आप देख रहे हैं कि पहला पद जो है उपमान आ रहा है। जितने भी उदाहरण लिखे जा रहे हैं ये भी उपमान, ये भी चूंकि ये भी प्रकृति की, ये भी प्रकृति से, ये भी प्रकृति से, ये भी प्रकृति से, तो इसका मतलब चंद्रमुख तो है ही है इसका उदाहरण। और एक देख लें और मीनाक्षी, मीनाक्षी, इसका विग्रह होगा मीन के समान, लिख देते हैं मीन के समान अक्ष, मीन के समान अक्ष माने आँख वाली, मीनाक्षी, मीन के समान अक्षी वाली। इसका कमल नयन का कमल के समान नैन, नैनो वाली। पाषाण हृदय, पाषाण के समान हृदय, पाषाण के समान हृदय। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं, सभी उदाहरणों को लिखा नहीं जा सकता। आगे हम लोग उपमेय और उपमान को देखेंगे, उपमेय और उपमान। आइए उपमेय और उपमान वाले उदाहरण को देखते हैं। उपमेय और उपमान के उदाहरण। और इस तरह के सामासिक पदों में रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार की परिभाषा आप जानते होंगे कि जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहीं पे रूपक अलंकार होता है। और इसके लिए शर्त यही है कि पहले उपमेय आएगा उसके बाद उपमान आएगा, माने पूर्व पद जो होगा वो उपमेय होगा और उत्तर पद माने बाद का पद उपमान होगा। तो इस तरह के उदाहरण को हम लोग देख लेते हैं। एक वाक्य द्वारा पहले समझें कि मुखचंद्र, मुखचंद्र, मुखचंद्र
मुरझा गया, इसको देख लें। मुखचंद्र मुरझा गया। इस वाक्य को देखें तो इसमें जो मुख है माने पहला पद है वो उपमेय है, क्योंकि ये मनुष्य से जुड़ा है, मानव से जुड़ा है, इसलिए ये क्या है, उपमेय है। और दूसरा पद जो है चंद्र, यह प्रकृति से जुड़ा है, इसलिए यह उपमान है। और चूंकि दूसरे पद की प्रधानता होती है तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि क्या मुरझा गया, तो यहाँ मुख ही मुरझाएगा, चंद्र नहीं मुरझाता है, क्योंकि इसमें चंद्रमा पर मुख का भेद रहित आरोप किया गया है। तो मेन तो मुख ही है, चंद्रमा नहीं है। क्योंकि उस पर चंद्रमा पर मुख का भेद रहित आरोप हो गया है, तो ये मुख ही चंद्रमा हो गया है। तो इससे यह मालूम होता है कि जो यहाँ थोड़ी ना होगा कि चंद्र मुरझा गया, नहीं, दूसरा पद प्रधान होता है, लेकिन इस पर माने उपमान पर उपमेय का भेद रहित आरोप होता है, तो मुख ही क्या हो गया, चंद्रमा हो गया। जब मुख ही चंद्रमा हो गया तो मुरझाएगा कौन, मुख ही मुरझाएगा। तो अब इसको हम उदाहरणों के माध्यम से देखते हैं, इसके उदाहरणों को एक एक करके देखें। चरण कमल कीर्तिलता क्रोधाग्नि, देखें वचनामृत, पहला देखें वचनामृत। इसका विग्रह साथियों क्या होगा, वचन रूपी अमृत। प्रथम पद क्या है, वचन, दूसरा अमृत, तो विग्रह होगा वचनामृत का, वचन रूपी अमृत। बाकी एक उदाहरण तो वही था, मुखचंद्र, मुख चंद्र, तो मुखचंद्र तो मुख रूपी चंद्रमा, मुख रूपी चंद्रमा या चंद्र। और देखें कर कमल, कर कमल तो हो जाएगा कर रूपी कमल, कर रूपी कमल। और कर पल्लव, कर रूपी पल्लव, नर शार्दूल। एक उदाहरण देखें, नर शार्दूल हो जाएगा नर रूपी शार्दूल, नर रूपी शार्दूल। शार्दूल सिंह को कहते हैं, शार्दूल सिंह है। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं। तो उदाहरणों को हम टेलीग्राम पर उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। एक आध उदाहरण और देखना चाहें तो देख लें, जैसे कीर्तिलता, कीर्ति रूपी लता, कीर्तिलता इसका विग्रह हो जाएगा कीर्ति रूपी लता। इस तरह से साथियों आपका कर्मधारय समास में हमने शुरुआत में ही बताया था कि कुछ ऐसे भी उदाहरण होते हैं जिसमें दोनों पद विशेषण होते हैं। ऐसे भी उदाहरण एक आध मिल जाएंगे, उसको देख लेते हैं कि दोनों पद विशेषण, जिसके दोनों पद क्या हों, विशेषण हों। ऐसे भी उदाहरण मिल जाते हैं जिसके दोनों पद विशेषण हों।
दोनों पद विशेषण। बहुधा आपको तो मिलेंगे विशेषण विशेष्य वाले, लेकिन कुछ ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं जिसमें दोनों पद क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। ऐसे उदाहरणों को हम लोग देख लें। जैसे शीतोष्ण, एक शब्द है शीतोष्ण। देखो साथियों, इसमें दो पद है, एक तो शीत है, दूसरा उष्ण है। अगर संधि की दृष्टि से देखेंगे तो इसमें गुण संधि है, शीत धन उष्ण, अ और उ मिलकर ओ हो जाता है। हाँ, तो संधि की दृष्टि से देखेंगे तो गुण संधि हो जाएगा। अब चूंकि हम लोग समास देख रहे हैं तो इसका सामासिक विग्रह इस तरह से होगा कि जो शीत है, जो उष्ण है, जो शीत है, जो उष्ण है, माने शीत भी है और माने ठंडा भी है और गर्म भी है। उसी तरह से एक पद देखें, हरा सघन, हरा सघन, यह भी एक पद है जिसके दोनों पद विशेषण हैं। हरा भी विशेषण है और सघन भी विशेषण है। तो जो हरा है, जो सघन है, जो हरा है, जो सघन है। यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों पद वाले जो इसके दोनों पद विशेषण के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह के भी उदाहरण बहुत कम मिलते हैं, लेकिन मिल जाते हैं। जैसे एक और ले लें, देवर्ष। देवर्ष, देवर्षि जो देव है, जो ऋषि है, माने दोनों के गुण की देव भी हो और ऋषि भी हो, ऐसा भी उदाहरण देखने को, जो देव है, जो ऋषि है, इस रूप में विग्रह करेंगे। जो देव है, जो साथियों, अब इसी के साथ कर्मधारय समास समापन की ओर है, जिसमें हम लोग तमाम उदाहरणों के द्वारा कर्मधारय समास के विग्रह को समझने का प्रयास किए, जिसमें हमने देखा कई जगह इस तरह का उदाहरण मिला, चंद्रमुख, मुखचंद्र। तो हमारे प्राचीन कवियों में पता नहीं चंद्रमा में ऐसा क्या देखा था कि किसी भी सुंदरी या युवती की मुख की तुलना चंद्रमा से ही की है। लेकिन आज का कवि, कोई भी कवि, चंद्रमा से किसी सुंदर युवती की तुलना उसके मुख से नहीं करता है, क्योंकि आज का मानव अच्छी तरह से समझ गया है कि चंद्रमा खूबसूरत नहीं बल्कि बदसूरत है। इसलिए भी कि जहाँ जीवन ही संभव नहीं है वो खूबसूरत हो ही नहीं सकता। आप देखेंगे कि चंद्रमा को लोग संदेशवाहक के रूप में कवियों ने प्रस्तुत किया है। चंदा को मामा भी कहा है। इसके पीछे तर्क है, ऐसे ही नहीं, जिसमें आप देखेंगे कि भूगोल यदि पढ़े होंगे तो उसमें एक बिग बैंग थ्योरी है, जो अंतरिक्ष में विस्फोट होता है, विस्फोट के परिणाम स्वरूप तमाम ग्रहों और उपग्रहों की उत्पत्ति होती है, जिसमें चंद्रमा भी है और धरती भी है। चूँकि धरती स्त्रीलिंग है और चंद्रमा पुल्लिंग है, तो इन दोनों का जो रिश्ता है वो भाई बहन का है। तो चंद्रमा भाई हुआ और धरती बहन हुई, और धरती को हम लोग माता कहते हैं, तो उस हिसाब से तो चंद्रमा हमारा मामा हुआ। तमाम कविताओं में भी हमने देखा है। तो अब अगली कक्षा में हम लोग देखेंगे द्विगु समास और द्वंद्व समास, दोनों एक कक्षा में हम लोग देख लेंगे। और कर्मधारय समास के पर्याप्त उदाहरण हम टेलीग्राम पर उपलब्ध करा देंगे। आज की कक्षा बस यहीं तक।
ये